हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो रिड्यूसिंग मेथड्स जो हैं, रिडक्शन जो प्रोसेस है उस पर और साथ में कुछ जो थर्मोडायनेमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर बेस्ड रहेगा। और इलिंगन डायग्राम जो है, छोटी छोटी टर्म्स हैं, ये 3-4 ये इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे रिडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। रिडक्शन से पहले देखिए, पिछली वीडियोस के अंदर आप देख चुके हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस जो है, यानी जो ओर था उसको ऑक्सीडेशन मेथड के थ्रू हमने कुछ अमाउंट में प्योरीफाई करने का जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसके थ्रू से प्योरीफाई किया था। अब फिर भी 100% जो है हमें प्योरिटी के साथ चीज़ें ऑब्टेन नहीं होती, रिडक्शन भी किया जाता है क्योंकि 2 मेथड थे उसमें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर भी हम कुछ मेथड पढ़ चुके हैं, जैसे स्मेल्टिंग पढ़ चुके हैं और जो एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस है वो पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पे कुछ एक रिड्यूसिंग एजेंट्स का नाम बताया इसने। ऑक्साइड ओर्स ऑब्टेन आफ्टर कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग आर रिड्यूस्ड to free metals by different reducing agents such as carbon monoxide or even by some active metals such as sodium, potassium, magnesium and aluminum। जो कुछ एक एक्टिव मेटल्स होती हैं वो, या फिर कार्बन, या फिर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस तरीके के जो एजेंट होते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं स्पेसिफिक रिएक्शंस के लिए। और इनकी हेल्प से हम जो रिडक्शन प्रोसेस है उसे प्रोसीड आउट करवा सकते हैं। इसे इलेक्ट्रोनेशन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है रिडक्शन, या फिर किस नाम से आ जाता है, कई बार इलेक्ट्रोनेशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मेटल्स बाय हीटिंग द मेटल ऑक्साइड विद ए सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी। यानी वो प्रोसेस किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की जिसमें मेटल बाय हीटिंग द मेटल ऑक्साइड, जिसमें मेटल स्पेसिफिक मेटल के मेटल ऑक्साइड को हीट किया जाता है सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, उसे किस नाम से जाना जाता है, पायरोमेटलर्जी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पायरोमेटलर्जी। और कौन कौन से एजेंट्स ऐसे हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे, तो जितनी भी एक्टिव मेटल्स होती हैं वो, और इसके अलावा कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो रिडक्शन का मतलब तो आपको पता है, डेफिनेशन टफ नहीं है, वो इसकी इजी है। और साथ में इसके अंदर आपने स्मेल्टिंग प्रोसेस पढ़ लिया है, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस पढ़ चुके हो आप। अब देखिए हम यहाँ पे एक नया जो टॉपिक है आपका वो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी के बारे में बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। ऑल दोज मेटल्स व्हिच हैव मोर नेगेटिव गिव्स एनर्जी, यानी ऐसी मेटल्स, जितनी भी ऐसी मेटल है जिनकी गिब्स फ्री एनर्जी मोर नेगेटिव है, फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड्स कैन रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ अदर मेटल्स। वो उन मेटल्स के जो ऑक्साइड हैं वो उन जिन मेटल ऑक्साइड्स की गिब्स फ्री एनर्जी लेस नेगेटिव होती है उन्हें इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है कि जिनकी गिब्स फ्री एनर्जी ज़्यादा नेगेटिव होगी वो रिड्यूस कर देंगे उन ऑक्साइड्स को जिनकी गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो कम नेगेटिव रहेगी। ठीक है, यानी जितनी ज़्यादा नेगेटिव के अंदर वैल्यू रहेगी गिब्स फ्री एनर्जी की, उतने ही अच्छे तरीके से वो दूसरी चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अगर आपको ध्यान है तो आपने 11th के अंदर पढ़ी थी ये कि डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। डेल जी क्या है यहाँ पे, गिब्स फ्री एनर्जी, डेल एच एंथैल्पी, ओके, और टी टेम्परेचर, एस क्या होता है, एंट्रोपी चेंज। तो एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर, इनके बीच का जो रिलेशन है वो ये इक्वेशन बताती है हमें, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। और एक बात आपको और भी ध्यान होगी, हम ये कहते थे कि डेल जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, फिजिबल होगी। कैसी रहेगी, स्पॉन्टेनियस, ओके। और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी, है ना, ध्यान है आपको। ये 2 बातें बताई थी कि अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसी रहेगी, स्पॉन्टेनियस नेचर की रहेगी, और अगर डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो जो रिएक्शन है वो कैसी रहेगी, नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर की रहेगी। अब यहाँ पर हम पॉजिटिव वैल्यू को तो लेकर ही नहीं चल रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं कि डेल जी की वैल्यू या तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए या कम नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन होनी कैसी चाहिए, नेगेटिव ही चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है, इफ डेल एस इज पॉजिटिव, अगर डेल एस जो एंट्रोपी चेंज है उसकी वैल्यू कैसी आ जाती है, पॉजिटिव रहती है, तो उस टाइम के ऊपर अगर ये वाली वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ गई मान लो, तो टेम्परेचर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ध्यान से समझना है इस चीज़ को, अगर डेल एस की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है
तो टेम्परेचर की वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी, ये टोटल जब मल्टीप्लाई करके आप निकालेंगे, क्योंकि इसके आगे नेगेटिव साइन है तो ये टोटल नेगेटिव के अंदर आएगा, उतनी ही टी डेल एस की वैल्यू क्या चली जाएगी, ज़्यादा चली जाएगी। और अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा चली जाती है डेल एच से, तो जो ओवरऑल रिजल्ट है वो डेल जी की वैल्यू किस में रहेगी, नेगेटिव के अंदर। समझ में आ रही है बात? क्या बात कह रहे हैं हम यहाँ पे कि डेल एस की वैल्यू मान लो हमेशा अगर यहाँ पे पॉजिटिव में रहती है, तो टी डेल एस की जो वैल्यू है, टी डेल एस, इसकी वैल्यू यानी टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अगर टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जब हम इन दोनों चीज़ों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे ओवरऑल जो ये रिजल्ट है वो नेगेटिव के अंदर आना है, यानी उसकी वैल्यू जो ओवरऑल वैल्यू है वो ज़्यादा चली जाए किससे, डेल एच से। तो उस कंडीशन के अंदर जो डेल जी है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यही तो हम चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा नेगेटिव रहेगा उतनी ही जो इसकी रिड्यूस करने की जो प्रॉपर्टी है वो उतनी ही गुड रहेगी। तो यही बात तो हम इसमें कह रहे हैं बार बार, है ना। तो इसमें देखिए, और अब अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन वो क्या करेगी भाई, नेगेटिव आते ही तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड कर जाएगी। जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड कर जाएगी। ओके, तो ये जो पूरी चीज़ है यहाँ पर, ये थर्मोडायनेमिकल प्रिंसिपल जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। आप वन बाय वन इस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करें, उसके बाद पता चलेगा। अभी एक बार इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल और देखते हैं, वो और देखिए आप। अब देखिए बेटा, इसके अंदर हमने अभी थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल के बारे में बात की थी। थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ने काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी थी, अपने आप में काफ़ी सफिशिएंट थी वो, लेकिन कुछ एक चीज़ों को जो सिर्फ वो टेम्परेचर और जो एंट्रोपी है उसके रिगार्डिंग चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाए। लेकिन हमेशा सिर्फ ये दो फैक्टर ही मैटर नहीं करते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल जो है ऑफ मेटलर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, देखिए, द मोर रिएक्टिव मेटल हैव लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये कह रहा है, एक फॉर्मूला और होता है गिब्स फ्री एनर्जी का, डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। ओके, क्या होता है, एन एफ ई सेल लिख दो या फिर सिंपल अगर ई लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल जी गिब्स फ्री एनर्जी को एक्सप्लेन करता है, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ इज द फैराडे कांस्टेंट एंड ई इज द जो ई कांस्टेंट ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है सेल का उसके बारे में बताता है। ओके, तो ये तीन चीजें और भी हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे टेम्परेचर जो था उसके या फिर एंट्रोपी के बारे में तो हमने बात नहीं की। अगर गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो इसके थ्रू भी निकाला जा सकता है। ये कहाँ पे यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। तो ये कह रहा है कि जो ई नॉट सेल की वैल्यू है ना, ई सेल की वैल्यू जो है यहाँ पे, द मोर रिएक्टिव मेटल, जितनी जो मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव होगी, हैव लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू उतनी ही ज्यादा बड़ी होगी, एंड हेंस आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस, और इस वजह से उन्हें रिड्यूस करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, ओके, और तो ये भी नेगेटिव है, ये तो पूरा जब आप सोल्व करेंगे तो पॉजिटिव के अंदर आ जाएगा। डेल जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव के अंदर चली गई तो वहाँ तो खेल ही खत्म। डेल जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड नहीं करेगी। तो इसलिए लेस रिएक्टिव मेटल्स विल केम आउट ऑफ द सॉल्यूशन एंड द मोर रिएक्टिव मेटल्स विल गो इनटू द सॉल्यूशन। तो इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि जो ई सेल की वैल्यू है वो मेंटेन रहे, वो मोर नेगेटिव ना हो। तो देखिए, जो लेस रिएक्टिव मेटल है सॉल्यूशन के अंदर हमेशा क्या होता है, जो लेस रिएक्टिव मेटल होगी वो विल केम आउट, वो तो बाहर आ जाएगी, ऑफ द सॉल्यूशन से, एंड द मोर रिएक्टिव मेटल, और जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगी वो क्या करेगी, सॉल्यूशन के अंदर चली जाएगी। अब यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव की फॉर्म में था, यानी ये सॉल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट था, ऑलरेडी सॉल्यूशन फॉर्म में था, जबकि जो आयरन है वो सॉलिड मेटल की फॉर्म में प्रेजेंट है, ये सॉल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं था। लेकिन जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड हुई, किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर सॉलिड के अंदर अलग हो गया ये सॉल्यूशन से, और जो Fe था वो Fe2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी सॉल्यूशन के अंदर चला गया। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल थी वो कौन सी थी, आयरन। ओके, ये मोर रिएक्टिव मेटल थी, और इस वजह से क्या किया इसने, ये सॉल्यूशन के अंदर चली गई और इसे बाहर निकाल दिया। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल है वो भी अपना रोल प्ले करता है। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट इलिंगम डायग्राम।
अब इसमें देखिए इलिंगम डायग्राम जो है ये आज के इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है आपका। जो गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे थे, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो उसके लिए उस इलिंगम के आने से पहले, इलिंगम एक साइंटिस्ट का नाम था, उससे पहले किसी ने भी इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया था। इलिंगम वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिब्स एनर्जी वॉज फर्स्ट यूज बाय H.J.T. इलिंगम। यानी जो साइंटिस्ट है उसका पूरा नाम क्या है? H.J.T. इलिंगम। और इन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था सबसे पहले गिब्स एनर्जी के लिए। इससे पहले किसी ने भी इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया था। इलिंगम डायग्राम के जो कुछ बेसिक पॉइंट्स है वो मैं बता रही हूँ आपको। ग्राफ यहाँ पे देखिए मैं प्लॉट नहीं कर पाऊंगी, तो आप प्लीज़ अपने बुक की हेल्प से उसे एक बार देख ले। रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार उस पर रीडिंग लगा ले। देखिए द प्लॉट्स ऑफ वेरिएशंस ऑफ डेल एफ जी नोट यानी गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन वर्सेस टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स फ्रॉम मेटल्स आर कॉल्ड इलिंगम डायग्राम। यानी इसके अंदर एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है किस किस के बीच में, डेल एफ जी नोट और टेम्परेचर के बीच में। लेकिन एक चीज और इसने यहाँ पे जो है वो बताई है कि किसके मेटल ऑक्साइड और मेटल जो है हमेशा मेटल ऑक्साइड से मेटल के अंदर कन्वर्ट होगी। तो ये जो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं इन सबको जब आप सम अप करेंगे तो उसे हम किस नाम से जानेंगे? इलिंगम डायग्राम के नाम से जानेंगे। देखिए मैंने जो बात यहाँ पे लिखी है ना उसे वेरीफाई यहाँ एग्जांपल के अंदर कर दिया है कि टेम्परेचर जो है एक ग्राफ प्लॉट होना है गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन और टेम्परेचर के बीच में। तो कह रहा है अगर टेम्परेचर 1623 केल्विन से नीचे रहता है, ओके, अगर इससे बिलो है तो मैग्नीशियम कैन रिड्यूस, तो मैग्नीशियम रिड्यूस कर सकता है किसे? Al2O3 को एल्यूमिनियम के अंदर। तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है? एल्यूमिनियम के अंदर रिड्यूस हो गया। अब देखिए यहाँ पे, लेकिन ये कह रहा है बट अबव 1623 केल्विन, अगर हम टेम्परेचर जो है वो 1623 केल्विन से ऊपर ले लेते हैं तो उस टाइम के ऊपर क्या होगा? जो एल्यूमिनियम है जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। अब एल्यूमिनियम जो है वो रिड्यूस कर देगा, एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड इनटू मैग्नीशियम, ओके। यानी बात यही है कि मेटल ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करवा रहा है? मेटल के अंदर, ठीक है। तो जो ऑक्साइड है मेटल के वो मेटल फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड था तो एल्यूमिनियम के फॉर्म में आ गया, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो किस फॉर्म के अंदर आ गया? मैग्नीशियम के अंदर आ गया, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज के ऊपर। अगर इस टेम्परेचर से नीचे चले गए तो ये रिएक्शन प्रोसीड हुई, अगर इस टेम्परेचर रेंज से ऊपर चले गए तो ये रिएक्शन प्रोसीड हुई। लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये टेम्परेचर हर चीज के लिए एप्लीकेबल है, ये सिर्फ इन केस के लिए ही, इन स्पेशल जो केस हमने यहाँ पे डिस्कस किया एग्जाम्पल के अंदर, सिर्फ उसके लिए ही एप्लीकेबल रहेगा। अलग अलग के लिए जो टेम्परेचर रेंज है वो अलग अलग रहती है। सेकंड पॉइंट देखिए, इलिंगम डायग्राम कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम टेम्परेचर एट विच ए पर्टिकुलर मेटल कैन रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड ऑफ द अदर मेटल। वही बात इसने दोबारा से लिखी है, यहाँ पे दोबारा बता रहे हैं कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जो डिटरमाइन करवाता है इसके अंदर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर यहाँ पे बता दिया गया है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर जो मेटल होती है कैन रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड ऑन द अदर मेटल, ठीक है। तो ये एक मेटल है जिसने इस मेटल ऑक्साइड को मेटल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमें बताता है इलिंगम डायग्राम। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए हैं यहाँ पे छोटे छोटे, उन सबको सम अप करेंगे आप तो आपके 3-4 टॉपिक बनते हैं, लेकिन हैं सारे स्मॉल टॉपिक्स। तो आप इनको अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं और अपनी बुक की हेल्प भी ले नोट्स बनाते टाइम। साथ साथ में आप जो देखिए सिर्फ इतना करके नहीं छोड़ना है, जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, कंसेप्चुअल क्वेश्चन साथ में करते रहें, वेट ना करें, सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें और अपने साथ साथ तैयारी में जुट जाएं, लगे रहें।